कहीं से भी आप लेंगे पेट्रोल तो 20% मिक्स इथेनॉल वाला ही पेट्रोल मिलेगा। गवर्नमेंट को इसे प्रमोट करने के लिए अपने जीएसटी स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा चेंज करना पड़ा। अभी तक T20 का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। जिस समय जीएसटी आया था उससे पहले जो सेकंड कार बाजार में कीमत थी वो गिरी है। हिंदुस्तान में आज से 4 साल पहले की जो गाड़ियां हैं उन सब पर E20 की गाज है। सबको पता है E20 का एक्चुअल कोई सॉल्यूशन नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डबल चेक। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आज ऐसे लगा कि समय का पहिया जिस तरीके से घूमता है उसी तरीके से एक मेटाफोरिकल पहिया और भी घूमना चाहिए। पहिया किस चीज़ में होता है? गाड़ी में। अब गाड़ी बुला भी रही थी लेकिन गाड़ी वाला आ गया है, तो इस कार्यक्रम का नाम गाड़ी वाला आया रखा गया है और इसमें वही जाना पहचाना चेहरा आपके साथ एक बार फिर से लेकर के आए हैं। आप हैं हमारे होस्ट अमित और इस कार्यक्रम का नाम है आस्क कार गुरु। नहीं, इस कार्यक्रम का नाम गाड़ी वाला आया है, पर कार गुरु बहुत बहुत स्वागत डबल चेक में। धन्यवाद संकेत याद करने के लिए, क्योंकि कैमरे के सामने हम लोगों की मुलाकात थोड़े दिनों बाद हो पाई है। बिल्कुल, वो अलग बात है कि हम आपस में खूब बात करते रहे, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए और डबल चेक में डबल श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। और जिस तरीके के सब्जेक्ट्स, गाड़ी से जुड़े हुए मुद्दे आप सुनने के आदी हो गए थे, जो ब्रेक हॉर्स पावर और टॉर्क से ऊपर जा कर के टॉर्क के आगे जहां और भी है, तो गाड़ी के कुछ ऐसे पहलू जो लोगों से रूहानी रूप से जुड़ते हैं, डेली उनके लाइफ में जुड़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इंडस्ट्री के बारे में बात करते थे जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी। इस नए कार्यक्रम में भी उसी यात्रा को हम आगे लेकर के जाएंगे। और आज का जो मुद्दा है अमित जी, वो है E20 तेल को लेकर के, E20 तेल में जो नया नियम आया है उसको लेकर के, और क्या ये, ध्यान से सुनिएगा, क्या ये इस देश की सेकंड हैंड गाड़ियों के लिए सजाए मौत है? क्या ये उनका कत्ले आम है? तो अमित जी, सबसे पहले तो शुरू करेंगे E20 के बारे में। तो हमने बड़ा जाना है और सुना है कि इथेनॉल मिक्स किया हुआ पेट्रोल। नई क्या चीज़ हुई है अभी ऑफ लेट? देखिए, गवर्नमेंट ने एथेनॉल को मिक्स करने का डिसीजन सालों पहले ले लिया था। थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ अब वो 20% हो गया। मेट्रोज में ऑलरेडी था, लेकिन पूरे इंडिया की सभी रिफाइनरी 20% एथेनॉल मिक्स नहीं कर रही थी। जिनके पास जैसी अवेलेबिलिटी थी, थोड़ा एथेनॉल लॉबी से प्रेशर आया कि हमारे पास इतना एथेनॉल बना पड़ा है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इन्होंने एक नियम बनाया कि भाई अब सबको ही करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी ब्रांड से फ्यूल ले रहे हो, किसी भी रिफाइनरी में तैयार हो रहा हो, आपको 20% एथेनॉल मिक्स करना कंपलसरी कैटेगरी में डाल दिया। साथ ही अब हुआ क्या, एथेनॉल की जो ऑक्टेन वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। तो जो हमारा 91 ऑक्टेन रेगुलर फ्यूल हुआ करता था, वो चूंकि अब एथेनॉल मिक्स हो गया है और 20% श्योर मिक्स हो गया है, तब उसकी जनरल वैल्यू ऑक्टेन की बढ़कर 95 हो गई है। वो बाय डिफॉल्ट हो गई है, उसमें गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम नहीं किया, वो बाय डिफॉल्ट हो गई क्योंकि एथेनॉल मिक्स हो गया। अब इससे क्या होता है, जब ज़्यादा ऑक्टेन वैल्यू होती है तो डेफिनेटली इंजन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, उसकी नॉकिंग बेहतर होती है। अब इसका फ़ायदा हमें पावर में मिलता है, चलाने में मज़ा आता है कि गाड़ी चला रहे हैं तो आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन ये भी बात सही है कि एथेनॉल ज़्यादा ड्राई है कंपेरेटिवली पेट्रोल, तो उसके कुछ नुकसान भी है। इंडिया में जो लोग सेकेंड हैंड कारें खरीदते हैं, जो आपका मेन मुद्दा, उन कारों में प्रॉब्लम ये है कि वो नॉर्मल पेट्रोल के लिए बनाई गई थी, वो बनाई ही नहीं गई है कि उसमें एथेनॉल वाला मिक्स करके फ्यूल यूज किया जाए। अब इस समय जो आ रही हैं वो तो रेडी हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं। आप 20% डालते हैं तो भी ठीक है, अगर बढ़ा के ये 25 भी कर देंगे तो भी वो झेल लेंगी। ये सही वर्ड है शायद, क्योंकि उनमें थोड़ी टॉलरेंस लेवल है। लेकिन जो बिल्कुल पेट्रोल के लिए बनी थी, उनको एकदम से 20% दिया जाएगा तो दिक्कत आने वाली है।
अब हम जानते हैं सरकार ने तो ये चीज़ पहले भी कही थी और बड़ा लंबा चौड़ा एक चिट्ठा तैयार किया था कि कैसे ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि E20 का आप पेट्रोल डालेंगे तो आपकी पुरानी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। उसमें बहुत तमाम चीज़ें, हमने कार्यक्रम भी किया है इस पर। फिर बाद में धीरे से उसी में एक नोट ये भी चिपका दिया कि अगर आप अपना गैस्केट वगैरह सब साफ़ कराते रहें 20-20 हज़ार किलोमीटर में, ये तो बड़ा कन्वीनियंट आर्ग्यूमेंट हुआ ना। 20,000 किलोमीटर में अगर गैस्केट को आपको ठीक कराना होगा, यानी कि आधा इंजन खुलना, ये किस तरीके की बात कह दी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अमित जी कि क्या अभी तक E20 का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था? स्टैंडर्डाइजेशन से मेरी मुराद कि आप किसी पंप पर लेंगे तो हो सकता है आपको 10% मिक्स मिले, कहीं और रिफाइनरी से अगर कुछ आ रहा है तो हो सकता है 20 मिले। क्या ऐसा भी हो रहा था कि कुछ रिफाइनरीज 20 से भी ज़्यादा कर रही थी? तो इसको नॉर्मलाइज और स्टैंडर्डाइज करना, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा था जहाँ पर एथेनॉल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, जैसे हमारा वेस्टर्न यूपी का बेल्ट, यहाँ पे पानीपत रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी है, यहाँ पर एथेनॉल की अवेलेबिलिटी काफ़ी थी। तो यहाँ पर 20% एथेनॉल मिक्स हो रहा था रेगुलर बेस में। सिमिलरली महाराष्ट्र में भी वहाँ अवेलेबिलिटी थी, तो वहाँ पर भी मिक्स हो रहा था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एथेनॉल यहाँ से वहाँ जाते समय महंगा हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के रिफाइनरीज उतना मिक्स करने पर जोर नहीं दे रही थी, क्योंकि उनके पास उतना पहुँच नहीं पा रहा था। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि जो शुगर केन फैक्ट्री है, उनकी एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को एक इंफॉर्मेशन शेयर की कि हमारे पास इतना स्टॉक मौजूद हो गया है, जो हमने आपके प्रोत्साहन पर एथेनॉल बनाने की फैक्ट्रियां लगा ली, और अब वो रिफाइनरी में जा नहीं रहा। अब रिफाइनरी उनको ले नहीं रही है, तो हमारे पास सरप्लस हो गया, हम क्या करें इसका। फिर आपने हमें क्यों प्रमोट किया था कि नहीं आप एथेनॉल बनाइए। अब बन रहा है तो क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जहाँ जहाँ नहीं हो पा रहा है वहाँ हम इसको कंज्यूम कराते हैं। तो उन्होंने एक इस तरह से डिजाइन किया कि उन रिफाइनरीज को भी अब यूज करना ही पड़ेगा, कहीं से भी सोर्स करें। नतीजा पूरे इंडिया में अब स्टैंडर्डाइज हो गया कि 20% मिक्स ही हो। कहीं से भी आप लेंगे पेट्रोल तो 20% मिक्स इथेनॉल वाला ही पेट्रोल मिलेगा, यानी कि 80% गुणवत्ता वाला ही पेट्रोल मिलेगा, उसमें 20% मैंडेटरी कंपलसरी इथेनॉल होगा। ये अब स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। अब आते हैं इसका गाड़ियों पर असर, और थोड़ा डिटेल में। इससे पहले आपने कई बार बताया है कि चाहे कोई भी सरकार कुछ भी बोले, एज एन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट आपका ये मानना है कि पुरानी गाड़ियां जो E20 इंजन वाली नहीं हैं, उस पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल। और ये बात की आवाज़ तो हम उन लोगों में थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। जब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था, तभी हमने कहा था कि अगर आप ये इनिशिएटिव ले रहे हो तो नई गाड़ियों के लिए लीजिए, पुरानी गाड़ियों के लिए एक पुराना फ्यूल भी अवेलेबल होना चाहिए। ये हमारा सजेशन था। और इस बारे में ऑलरेडी मेरे ही चैनल पर आज से 6 साल पहले एक वीडियो आया था, जिसने बताया था क्या प्रॉब्लम्स है इस चैलेंज के साथ। उस समय गवर्नमेंट ने ये नहीं तय किया था कि वो 20% तक जाएंगे, लेकिन हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर प्रॉब्लम के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया कि है, तो मैं पिछले साल ऑलरेडी इस पर काफ़ी आवाज़ उठा चुका था, और कई गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्रॉस क्वेश्चन ऐसे किए थे जिनको लेकर काफ़ी लोग नाराज हो गए थे कि उनकी भौएं तन गई कि इतना ज़्यादा क्यों पूछा जा रहा है। तो ठीक है, जो है अभी सबके अपने अपने रीजन होते हैं, लेकिन मेरा तो काम ही पूछना। आखिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा तो पब्लिक से लिया हूँ, तो पब्लिक के सवाल तो उठेंगे। वहाँ पे ये सवाल था, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि पुरानी गाड़ियाँ जो कि इंडियन कंज्यूमर की ज़रूरतें हैं, आप ध्यान से समझें, आज की तारीख में जितनी नई कारें बिकती हैं उससे कई गुना ज़्यादा पुरानी कारें बिकती हैं, लगभग 2 गुनी। सेकेंड हैंड मार्केट आंकड़ों के माध्यम से अगर आप बताएं तो, आंकड़ों के माध्यम से लेकर चले तो इस समय जो सेल टोटल कारें अगर बिकती हैं तो उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर की कारें सेकेंड हैंड में नई कारों के बराबर है, लेकिन असली सेल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, संकेत जी को खरीदनी है, संकेत जी ने कहा अमित जी तो गाड़ी अच्छी सकते, चलो मैं खरीद लेता हूँ। मतलब किसी डीलर नेटवर्क के थ्रू आप नहीं गए। ऐसी बिकने वाली गाड़ियों की संख्या लाखों में है, और वो नई गाड़ियों के मुकाबले कई गुना बिकती हैं। इंडिया में पिछले साल 2025 में लगभग 43 लाख न्यू कारें बिकी हैं, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लगभग 40 लाख गाड़ियां बिकी हैं, और अनऑर्गेनाइज
जिसके बारे में का अनुमान ये है कि शायद वो 70 लाख के आसपास बिकी है। ये कितने साल का आप रिकॉर्ड ले रहे हैं? ये एक ही साल का है। एक साल में नई 43 गाड़ियां लाख। 43 लाख बिकी, और आपका ये कहना है कि ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेकेंड हैंड कार मार्केट में कितनी बिकी हैं? सेकंड हैंड ऑर्गेनाइज में लगभग 40 लाख बिकी है। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी कुछ चीजें हैं। हाँ, ऑर्गेनाइज नए के बराबर हो गए। ऑर्गेनाइज नहीं है। हाँ, और जो अनऑर्गेनाइज है, जैसे आपस के पर्सनल डील वाली, उनकी तो गिनती का आंकड़ा केवल ये है कि शायद 70 के आसपास है वो, क्योंकि उनको कभी कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता। तो ये 70 प्लस 40 आप बता रहे हैं? हाँ, तो करोड़ से ऊपर हो गया। बिल्कुल, और ये सच बात है। हाँ, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हर कोई अपनी गाड़ी को बदल रहा है। ये जो 42 लाख 43 लाख गाड़ियां बिकी हैं, इनमें मुश्किल से 5 से 7 लाख गाड़ियां ऐसी जिन्होंने फर्स्ट टाइम बाय की है, बाकी सब लोगों ने अपग्रेड किए हैं। तो उन्होंने अपना पुराना स्टॉक भी तो बेचा है। सही बात है। तो उनमें कुछ दोस्तों यारों को बेच दी गई हैं, कुछ अड़ोसी पड़ोसियों को बेच दी गई हैं, कार्स 24 में या किसी डीलर कुछ को, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेच दी गई हैं, ऐसे बड़े बड़े नामों के साथ। और इस वजह से इन कारों की तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि ये बड़े नामों के साथ जुड़ी, इनकी अकाउंटेबिलिटी है कि हमने इतनी बेची, हमने इतनी बेची। अनऑर्गेनाइज का नहीं पता चलेगा, जो डायरेक्ट, हालांकि आरटीओ में जब ट्रांसफर होगा तो पता ही चल जाएगा, पता चल जाता है, लेकिन उसके लिए भी अलग रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है। खैर, तो ये तो हो गई, हमने मार्केट एस्टेब्लिश कर दी कि सेकेंड हैंड मार्केट कितनी बड़ी है। अभी आपने ये बोला कि अब ये जो E20 ईंधन मिलेगा, ये नई गाड़ियां और उसके जो नए इंजन हैं वो इसके लिए तैयार तो हैं, हालांकि वेयर एंड टेयर उसमें भी ज्यादा होगा, माइलेज उसमें भी कम होगी, ये आप, मुझे याद है आपने बोला था। लेकिन पुराने वाले तो मतलब किसी झेल ही नहीं पाएंगे, उनमें दिक्कत है, डबल प्रॉब्लम है, माइलेज तो कम है ही, साथ में उनकी वेयर एंड टेयर की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो गाड़ियां कभी तैयार ही नहीं की गई थी एथनॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी गवर्नमेंट ने ये कहा ही नहीं था आज से 15 साल पहले कंपनीज को कि प्लीज अभी से एथनॉल मिलाने वाली गाड़ियां बनाना शुरू कर दीजिए। ये तो उन्होंने पिछले 4 साल पहले 5 साल पहले कहना शुरू किया। तो आपका ये कहना है कि हिंदुस्तान में आज से 4 साल पहले की जो गाड़ियां हैं उन सब पर E20 की गाज है और फर्स्ट हैंड की तो गाड़ियां बिकेंगी। अभी जैसे मैं आपको अपना उदाहरण दे दूं, पिताजी के लिए एक गाड़ी लेनी थी, बिल्कुल, पहले सेकेंड हैंड की बहुत सारे ऑप्शंस देखे और फिर देखते देखते एकदम से याद आया, हे भगवान, E20, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई गाड़ी ले लूं और उसमें मैकेनिक के पास ही खड़ी रहे। तो फिर एक फर्स्ट हैंड गाड़ी की ओर जबरदस्ती गया। बिल्कुल, मन था सेकेंड हैंड लेने का, लेकिन गया फर्स्ट हैंड की ओर क्योंकि मन में E20 था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस तरीके से आप भी बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं जो आज E20 की वजह से ये सोचते हैं कि छोड़ो यार, पुरानी बिना मतलब इस लफड़े में पड़ना, इंजन खराब हो गया तो नई ले लेते हैं? अधिकतर लोग ऐसा ही कर रहे हैं, और शायद यही रीजन है कि गवर्नमेंट को इसे प्रमोट करने के लिए अपने जीएसटी स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा चेंज करना पड़ा, जो पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि नई गाड़ियों को प्रमोट करना जरूरी था, और उसकी वजह से जीएसटी थोड़ा कम कर दो तो लोग और ज़्यादा खरीदेंगे, जीडीपी की ग्रोथ तेज़ी से दिखने लग जाएगी, क्योंकि जीएसटी का अमाउंट कम होगा, लोगों के लिए थोड़ा रीचेबल नई गाड़ी हो जाएगी, पुरानी गाड़ी को वो स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ी के बहाने फैक्ट्री का पहिया भी घूमेगा, इकोनॉमी का पहिया भी घूमेगा, और हम भी थोड़ा 5 ट्रिलियन की तरफ तेज़ी से बढ़ जाएंगे। अमित जी, ये तो हद हो गई। मतलब वो 4 साल पुरानी गाड़ी, इंसान उसको ना कंसिडर करे। एक गाड़ी की लाइफ, रजिस्ट्रेशन 15 साल का होता है, रजिस्ट्रेशन 15 साल का होता है। ध्यान से समझिए, जो 4 साल 5 साल पहले की गाड़ियां थी वो E5 और E10 के लिए तैयार हुई थी, वो भी E20 के लिए तैयार नहीं हुई थी। और जो आज से 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो तो E1 के लिए भी रेडी नहीं थी। प्रॉब्लम उन गाड़ियों के साथ ज़्यादा है। भाई हमारे यहाँ, हम इंडियन लोग हैं, मिडिल क्लास का भी लोअर हिस्सा जो होता ना, वो कह के अपने आप को खुश हो लेते हैं, जबकि एक्चुअल में तो हम लोअर क्लास ही हैं। इंटरनेशनल लेवल देखा जाए तो हम सब लोअर कैटेगरी में मौजूद है, कोई अब मिडिल क्लास नहीं है। और हम लोगों की समस्या यही है कि हम गाड़ियाँ खरीदते हैं और फिर उसको चलाते हैं, और जब तक रिटायर होते हैं तब तक उसको चलाते हैं, और रिटायरमेंट होने के बाद अगर बच्चा बड़ा हो गया तो वो खरीद लेता दूसरी गाड़ी, वरना वो गाड़ी हम लास्ट तक खींचते हैं। अगर हमारे पास अच्छी इनकम आ गई, हमारी ग्रोथ अच्छी हो गई, तो हम एक अपग्रेड कर लेते हैं। यानी हर कोई 15 से 20 साल गाड़ी चलाने के लिए तैयार है, उससे तकलीफ नहीं है। लेकिन परेशानी उसकी ये है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप खींच के लेके जाओ आगे।
इन्होंने एक तो जीएसटी कम किया, दूसरा एक काम और किया, 15 साल के बाद जो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसकी फीस दोगुनी कर दी। यानी आप 15 साल बाद अपनी गाड़ी को री रजिस्टर करा के 5 साल के लिए और मत चलाइए, इसे भी बंदी कीजिए, बेची डालिए, कबाड़ कहिए और नई गाड़ी खरीद के लेके आइए। यानी गवर्नमेंट को पता है कि पुरानी गाड़ियां समस्या देंगी, इसलिए बेहतर रहेगा कि उनको स्क्रैप करवाओ ताकि इकोनॉमी का पहिया घूमता रहे, एथेनॉल को भी प्रमोशन मिलता रहे और एथेनॉल के बहाने हम ये कह सकें कि हमने देखो इतने किसानों की मदद कर दी। जबकि वो एथेनॉल किसान नहीं बनाते, किसान तो गन्ना उगाते हैं, मेज उगाते हैं, वो तो फैक्ट्री बनाती है। फैक्ट्री खैर वो तो हमें मालूम ही है कि वो फैक्ट्रियां कौन चला रहा है या किसकी कंपनी को लाभ मिल रहा है, वो मसला अलग। नहीं, यहाँ पर सवाल कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस वजह से यहाँ पर जितने सवाल मैं पूछूंगा आपसे वो जनहित, एक ग्राहक हित से जुड़े हुए सवाल पूछूंगा। कस्टमर जो लाखों रुपए, गाड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपकी सैलरी आई और आपने थोड़े से पैसे लेके गाड़ी खरीद ली। आप गाड़ी के लिए पैसे सालों जोड़ते हो, खुद अपना पेट काट के लिए गाड़ी के लिए पैसे जोड़ रहा होता है। वो व्यक्ति जिसने आज से 10 साल पहले पेट काट के गाड़ी खरीदी है, उसकी ईएमआई पे की है, उसका इंटरेस्ट पे किया है, अपने बच्चों की फीस काट के, पता नहीं क्या क्या तरीके अपना कर, उस व्यक्ति के लिए सोचो कि उसे अब एक्स्ट्रा मेंटेनेंस खर्च उठाना पड़ेगा, गाड़ी को जबरदस्ती उसे स्क्रैप के लिए भेजनी पड़ेगी, उसके लिए ज़्यादा तकलीफ दे। अमित जी, तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपने बोला आज से 10 साल पुरानी गाड़ियाँ तो E1 भी नहीं झेल सकती, E20 आ गया है अब, और आज से 5 साल पुरानी गाड़ियाँ या 4 साल पुरानी गाड़ियाँ E5 और E10 के लिए बनी थी तो वो भी E20 नहीं झेल सकती। हाँ, उनके लिए तो भी दिक्कत है। ऐसे में आज से 4 साल पहले की जो गाड़ियाँ हैं ये तो उनका मास मैसेकर है, ये तो कत्लेआम है, ये तो सजाए मौत सुना दी है। यही तो एक चीज है जिसके लिए हम बार बार आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट से भी कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो आपको E20 प्रमोट करना है, E20 प्रमोट कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक नोजल दे दीजिए, हाँ, एक डिस्पेंसर लगा दीजिए। अब भाई हर पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल बेचते हो, डीजल का भी लगाते हो ना अलग से एक, तो वैसे एक लगा दो E5 का, E10 का, ताकि जो 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो जल्दी ना मरे, लोगों वो अपने समय के हिसाब से चले, कोई दिक्कत नहीं। ये अलग बात है कि किसी समय कहा गया था कि 15 रुपए में एथेनॉल मिलेगा, वो अलग बात है कि अब आजकल वही रिफाइनरीज 70+ रुपीस के आसपास में एथेनॉल परचेज कर रही हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शायद 2.5 में भी नहीं है। ये वो सच्चाई है। यानी एथेनॉल बनाने वाली कंपनीज इतने ज़्यादा पैसे कमा रही हैं कि आप रिफाइनरीज भी उतने नहीं कमा रही है, सच बात तो ये है। लेकिन हो रहा है, गवर्नमेंट चाहती तो उनके ऊपर राशनिंग लगाती, एक ऐसा सेटअप बनाती जब आप पेट्रोल के लिए तय कर सकते हो कि 1 तारीख या 16 तारीख को ही प्राइस बढ़ेंगे, रोज नहीं बढ़ेंगे, तो एथेनॉल के लिए भी आप तय कर सकते हो, एक पूरी सेटअप बनाकर नीति आयोग कोई दे दो, आपके पास खाली बैठा रहता है, पता नहीं लेकिन शायद उनको दे दो कि वो प्राइस तय करें कि इस साल इतना पैदा हुआ, इससे इतना हुआ, इसकी इतनी कॉस्ट हुई और इतना पानी लगा इसको एथेनॉल को बनाने में और इसकी ये प्राइस जस्टिफाइड है। अमित जी, मुझे ये बताइए कि अभी हिंदुस्तान में एक रफ अनुमान कितने लाख गाड़ियां होंगी? एक रफ एस्टिमेट हमारी कितनी गाड़ियां हैं जो रजिस्टर हुई हैं, और आज से 4 साल पहले, मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि ये फिगर करोड़ों में होगा इस देश में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि अब तक लगभग 44 करोड़ व्हीकल रजिस्टर हो चुके थे। 44 करोड़। हाँ, लेकिन इनमें कई सारे खत्म हो चुके हैं। हाँ, मतलब वो क्या है कि वो एक पीरियड में, यानी कि एक पहले के कालखंड की जो गाड़ियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं, खत्म मान लीजिए। तो एक्चुअली ये आप जो बता रहे हैं ये है टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कार्स। बिल्कुल, टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल्स, जिसमें 2 व्हीलर भी है, जिसमें सब कुछ है, सब कुछ शामिल है। ठीक है, मोटर आबादी इस देश की, बिल्कुल, और उसमें से कितनों का, अब ये या तो मोटर का भी SIR हो, जैसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है जिसमें इलेक्टोरल रोल में आपकी गाड़ियों का नाम कट जाए, तो वो अगर आप करें तो ये संख्या कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। लेकिन मेरा अनुमान है कि शायद ये 20 करोड़ के आसपास फिर भी होगी। चलिए, अब पिछले 4 साल में कितनी गाड़ियां बिकी हैं? पिछले 4 साल में इंडिया में लगभग 2 करोड़ गाड़ियां बिकी हैं, 2 करोड़ कारें बिकी हैं। हाँ, और अगर 2 व्हीलर को इसमें शामिल करें तो ये लगभग 7.5-8 करोड़ बिके। 8 करोड़ टोटल आप बता रहे हैं। 20-22 करोड़ मोटर आबादी है, यानी कि स्कूटर, बाइक,
कार, ट्रक? नहीं, ट्रक नहीं, फिर ये ओनली पैसेंजर व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल। ठीक है, तो पैसेंजर व्हीकल की आबादी 20 से 22 करोड़ होगी। हाँ, टोटल। बिल्कुल। और पिछले अगर आप 4 साल में देखें तो ये 6-7 करोड़ के आसपास हो, 10 करोड़ के आसपास बिके हैं 4-5 साल में, क्योंकि अब ज़रा तेज़ी से बिक रहे हैं। हाँ, यानी कि एक झटके में बाय अ रफ एस्टिमेट आप 10 से 12 करोड़ गाड़ी, स्कूटर, इन सबको परेशान कर रहे हो। परेशान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी आबादी है। अब ये लोग मजबूर होकर के 4 ही साल में, ध्यान से देखें, हाँ, अगर आप ये 12-15 करोड़ लोग जो हैं जिनके पास ये पुरानी गाड़ियां हैं, अगर एक गाड़ी की अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए भी लगाते हैं तो कितने करोड़, अरबों खरबों का है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री। इसीलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट को अपना पहिया घुमाते हुए इकोनॉमी का दिखाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो रही हैं जो एक्चुअल में उन कंज्यूमर्स के लिए अच्छी नहीं है जो इंडिया का असली कंज्यूमर है, जिसने वोट दिए हैं, जिसने मेहनत की कमाई से आइटम खरीदा है। एक तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, वो तो है ही ज़्यादा, लेकिन वो भी देने के बाद भी वो ये नहीं कह सकता कि चलो हम इतने साल के लिए हमने दे के फुर्सत पाए। अमित जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कोविड कालखंड में सपोज 2020, 21, 22 में अगर किसी ने एक बाइक खरीदी या फिर एक छोटी सी कार खरीदी, तो आज की डेट में E20 आ जाने के बाद उस 4-5 साल पुरानी गाड़ी की भी वेयर एंड टेयर वो इक्विप्ड ही नहीं है E20 संभालने वो बढ़ गई तो उसमें प्रॉब्लम होगी। और ऐसे लोग जब सेकेंड हैंड मार्केट में जाएंगे तो उनको सेकेंड हैंड डीलर भी यही चीज बोलेगा कि देखो अब तो आपकी गाड़ी पुरानी हो गई, इसकी तो और वैल्यू गिर गई है। और ये गिरी भी इसी वजह से। ये बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं। आप ध्यान से देखें तो जिस समय जीएसटी आया था उससे पहले जो सेकेंड हैंड कार बाजार में कीमत थी वो गिरी है। अचानक से 1-1.5 लाख रुपए नॉर्मल कारों में टूट के आ गए नीचे, क्योंकि आपको तो इकोनॉमी चलानी थी। लेकिन वो बंदा जिसने गाड़ी तो ज्यादा टैक्स अमाउंट जीएसटी देकर खरीदी थी, अब बाद में जीएसटी कम हुआ तो उसकी सेकंड कार पर तो जीएसटी दे ही चुका बेचारा, तो उसके तो वैल्यू गई काम से। तो यहां पर वो नुकसान उठाया उसने। तो सजा फिर है। दूसरी चीज, गाड़ी भी खराब हो रही है। बिल्कुल जो खराब हो रही है तो उसकी जो जेन्युइन वैल्यू हो सकती थी वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं मिल रही है। सर आप ये बताइए, अगर गैस्केट रिपेयर होगा यानी कि आपका इंजन आधा खुला, ऊपर की लिड खुली, बिल्कुल, तो जब भी कोई आएगा चेक करने सेकेंड हैंड गाड़ी की, वो देखेगा कि ये खुला हुआ है तो वो अपने आप ही कहेगा भाई साहब आपकी गाड़ी खुली हुई है, हम इसके 40,000 कम पैसे देंगे। और कस्टमर कुछ नहीं कह सकता, उसे पता है खोलना मजबूरी थी उसकी, नहीं खुलाता तो चलती भी नहीं गाड़ी। यानी हर तरह से उसे नुकसान उसके हिस्से मारा जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये कह के बचा जा रहा है कि 20-30 हज़ार किलोमीटर पे आपको 2-4 वॉल्व 2-4 गैस्केट चेंज करने पड़े, बस इतना ही सा। लेकिन उसका एक्चुअल इम्पैक्ट ये है कि जब कोई देखेगा उसको तो ये बोलेगा आपका ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, ये बदला हुआ है, इतने पैसे कम हो गए, और जो आपने सर्विस में दिए थे वो तो दिए ही दिए। मेंटेनेंस रेगुलर, बाप रे बाप। मतलब इधर एक्चुअल में ज्यादा तकलीफ दे है उन कस्टमर्स के लिए जो ज्यादा पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है। पुरानी कहाँ है? ये तो 4-5 साल पहले तो पुरानी थोड़ी होती है। 4 साल में गाड़ी पुरानी कैसे? यही बात तो समझाना मुश्किल हो रहा है कि वो जिसको पुरानी कह रहे हैं उसे हम दिलो जान से लगा के बैठे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में। अमित जी, इंसान अपना गाड़ी का लोन ही लेता है 7 साल का, 5 साल का, यहाँ 4 साल में गाड़ी ऑब्सोलीट हो गई। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और यही सबसे बड़ा दुख की बात है कि कोई सुन भी नहीं रहा है और कोई करना चाह भी नहीं रहा है। और अभी एक और चीज़ हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि एथेनॉल लॉबी ने एक नोटिस दिया है कि हमारे पास जो एथेनॉल मौजूद है इसके हिसाब से अगर आप E27 भी कर देंगे तो भी हमारे पास सरप्लस रहेगा। यानी कि अभी जो गाड़ियां बिक रही हैं वो भी नहीं झेल पाएंगी अगर E27, क्योंकि इस समय एक भी गाड़ी E27 लॉन्च E27 रेडी नहीं है। एक भी गाड़ी। आज जो गाड़ी लॉन्च हुई है, जिसकी लॉन्च से मैं उतर के आया हूं, कपड़े भी चेंज नहीं कर पाया और आपसे बात कर रहा हूं, उस गाड़ी को भी E20 रेडी है, वो E27 नहीं है। हाँ। अब इसमें जाते जाते बस यही है, देखिए मकसद लोगों को डराना नहीं है, मकसद लोगों से के मन में ये जज्बात लाना है कि आप भी जागरूक हों और सवाल पूछें। तो जागरूकता के चलते आपको क्या लगता है सरकार एक छोटा सा बदलाव क्या करे? एक वो नॉर्मल 100% पेट्रोल का नोजल लगा दे,
क्योंकि हमने देखा है ब्राज़ील में ऐसे कई नॉजल्स हैं, E5 भी है, E20 भी है, E100 भी है, फुल पेट्रोल भी है, वो सारे नॉजल्स पर क्लियरली लिखा हुआ है। बिल्कुल। इसका मतलब किया जा सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं। क्या हमें करना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ पहले से है, आप ध्यान से देखिए, अगर आप जाते हैं ना तो स्पीड 99, ये 45 पावर, ये सब लगे हुए भी तो होते हैं ना, उनका भी तो अलग इंतजाम होता है। जब आप उनके लिए अलग इंतजाम कर रहे हो, जिन पर कोई सब्सिडी या कुछ वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से रेट का, वो कंपनीज तय करती है उसके रेट। जब वो कर सकते हैं तो कंपनीज को ये भी कहना चाहिए आप चाहें तो अपनी मर्जी से E5 भी बेच सकते हैं। मैं नहीं कह रहा आप 100% पेट्रोल दो, 100% पेट्रोल आपको अच्छा नहीं लग रहा, E5 तो दो, E10 तो दो कम से कम, क्योंकि हर गाड़ी जो E0 भी है वो एक बार 5% तो सह लेगी। भाई हम भी गरीब आदमी हैं, हम भी रोज मार खाते ही ना टैक्स की, हम भी सह लेते हैं, हमारी गाड़ियाँ भी सह लेंगी। लेकिन आप एकदम से 20% दोगे तो दिक्कत आएगी। ये चीज उनको संभालनी है, और संभालने के लिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। एक डिस्पेंसर कंपलसरी होना चाहिए हर पेट्रोल पंप पे E5 का, कि E5 का एक डिस्पेंसर होगा। भले आप बाकी बचे हुए 99% डिस्पेंसरों को आप E20 कर लीजिए, या चाहे फिर ये लॉबी नाराज हो जाएगी, जिस लॉबी के जोर पर अब E20 का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, यही लॉबी सबसे ज्यादा हल्ला मचाएगी कि देखिए आप E20 स्टैंडर्डाइज कर लीजिए, आप E27 भी कर लीजिए, आगे गाड़ी बनने के बाद कर दीजिए आप, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो पुरानी गाड़ियां विकल्प दीजिए, एक ही दे दीजिए, एक ही दे दीजिए, एक टाइम पीरियड के लिए, कि कम से कम वो अपनी लाइफ जी ले। वो अपनी लाइफ जी ले, असमय मौत ना आ जाए। मतलब 20 साल की लाइफ मानी जाती थी कार की, और आज तक गवर्नमेंट भी उन्हें 20 साल के लिए रजिस्ट्रेशन अप्रूव रखती है। तो 20 साल तक उनको वो फ्यूल भी मिलना चाहिए। और दूसरा, एक हम डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को, डेमोक्रेसी में हम अपनी पसंद का टूथपेस्ट खरीद सकते हैं, अपनी पसंद के जूते पहन सकते हैं, अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, शर्ट पैंट पजामा धोती, जो हमारी इच्छा हो हम पहन सकते हैं। अपनी पसंद का पेट्रोल नहीं खरीद सकते। बताइए, अपने आंखों के सामने अपनी गाड़ी को दम तोड़ते हुए देखेंगे हम लोग। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि ये E20 के चलते एक चीज़ बहुत शुरू हुई, और मैंने उसके बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे, कि ये एडिटिव डाल लीजिए तो आपको इथेनॉल से जो इंजन में तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ नहीं होगी या कम होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये एडिटिव्स क्या एक सुझाव सल्यूशन है? क्योंकि ये तो बड़ा अजीब सा सल्यूशन है। पहले तो मैं E20 का तेल डलवाऊँ, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी की बढ़ी हुई मेंटेनेंस का पैसा दूँ, उसके बाद मैं उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो और ज़्यादा कम हो गई सेकेंड हैंड मार्केट में वो दूं, और उसके ऊपर से ये एक एडिटिव और डालूं ताकि वो गाड़ी जीवित रहे। एक बड़ा अच्छा जुमला था, क्या था कि मौका पे चौका मारना, या ये कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढ लेना। अब पता नहीं क्या था, वो भूल रहा हूँ, जाने देते हैं। लेकिन एक्चुअल क्या है कि सबको पता है E20 का एक्चुअल कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई भी एडिटिव कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ मौका देख रहे हैं पब्लिक के डर को कैश करने के लिए। बताओ, मतलब ये एडिटिव आप डालेंगे और नहीं डालेंगे, कोई फर्क दोनों से कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि फ्यूल के भीतर जो ऑक्टेन वैल्यू, जो डिटर्जेंट है, वो ऑलरेडी उसमें मिले हुए हैं जो जरूरत है इंजन के लिए। लेकिन बस ऑक्टेन वैल्यू बन गई अच्छी, मगर 20% एथेनॉल से मिली है। एथेनॉल की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कोरोजन की, क्योंकि वो पानी के साथ मिलते ही अलग हो जाता है पेट्रोल से। पेट्रोल को एथेनॉल के साथ मिलाएंगे मिल जाएगा, और जैसे ही उसमें थोड़ा सा पानी पड़ा वो अलग हो गया। एथेनॉल बोलता है चलो हटो, तुम्हारी तुमसे दोस्ती खत्म। अब वो समस्या ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इसके चक्कर में 20 से 25 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद आपको अपना फ्यूल टैंक को क्लीन करा के उसमें नीचे का पानी जो बचा होगा ना, वो निकाल के फेंकना पड़ेगा और फिर दोबारा रखना पड़ेगा। ये ज्यादा बड़ी दिक्कत। ये E20 इंजन या उससे पुराने वाले इंजन में? E20 हो या पुराने हो, एथेनॉल तो हवा से पानी खींचेगा, अपने भीतर मर्ज करेगा और एक किनारा हो जाएगा। ओहो, वो दिक्कत, यानी कि एडेड मेंटेनेंस। हाँ, ये एडेड मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। और अगर कहीं गलती से थोड़ा बहुत पानी इधर उधर से पहुंच गया तो वो और बड़ी समस्या बनाएगा। तो बेहतर है कि आप 20-25 हज़ार किलोमीटर बाद अपने फ्यूल टैंक को क्लीन कराइए। अच्छी बात यह है कि पिछले 15 सालों में अधिकतर कंपनीज ने अपने टैंकों को मेटल से हटा के
फाइबर में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि तो साफ करने में आसानी, ताकि साफ करने में आसानी हो और जंग वगैरह की समस्या ना आए उसमें। लेकिन ये बात सही है कि उन फाइबर के टैंकर में भी अगर पानी एक जगह पर है मौजूद नीचे के हिस्से में और पंप सबसे नीचे के हिस्से से पानी उठाता है, तो वो इंजन में लेके जाएगा, वो इंजन में लेके जाएगा, जो ज़्यादा नुकसान करेगा। तो बेहतर है इसे 20,000 किलोमीटर बाद एक बार पंप निकलवा के, जो लो प्रेशर पंप होता है टैंक में, उसे निकलवा कर पूरी गाड़ी को क्लीन कराइए, ड्राई कराइए। फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूं अमित जी कि कोई भी सर्विस स्टेशन या कोई भी वर्कशॉप गाड़ी बेचते वक्त ये बात लोगों को नहीं बता रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि डीजल की गाड़ी लेने पर कोई भी डीलर ये नहीं बताता कि डीपीएफ लगी हुई गाड़ी को आपको कैसे चलाना है, BS6 के डीजल का इंजन, उसमें जब डीजल रीजेनरेशन होगा तो आपको वो कैसे करना है, ये जागरूकता कोई नहीं देता गाड़ी बेचने के चक्कर में। बिल्कुल सही। यानी कि लोग फिर, क्योंकि लोग मरेंगे लोग ही, कंपनी भी नहीं चाहती है, सेल्समैन भी नहीं चाहता कि टेंशन वाली चीजें बता के कस्टमर को इधर भटका। अच्छी अच्छी चीज बताओ। हाँ, मीठी मीठी बातें करें, चाहे वो सरकार करे कि किसानों के लिए भला हो रहा है, किसानों की आड़ में जाने देते हैं। और अगर हम यहाँ बात आते हैं तो यहाँ कंपनीज का भला हो रहा है, जिनके बार बार प्रोडक्शन बढ़ते चले जा रहे हैं, गवर्नमेंट का भला हो रहा है, उनकी इकोनॉमी तेज होती जा रही है इसी बहाने। तो जो अच्छे अच्छे लोगों का भला हो रहा है, बाकी वोट देने वाले लोग हैं जो कस्टमर भी हैं एक्चुअल में। जागो ग्राहक जागो, सुन लिया आपने कार गुरु ने क्या बताया। जरा एक आधा सवाल पूछ तो लीजिए सरकार से। अच्छा ठीक है, आपको करनी है ब्लेंडिंग, कर दीजिए, एक पंप में एक नोजल तो दे दो साहब। एक नोजल मांग रहा है देश, एक नोजल की कीमत आप क्या जाने, आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी गाड़ी का वास्ता है। 4 साल पुरानी गाड़ी को सजाए मौत सुनाने का हक किसी के पास नहीं होना चाहिए, किसी की फैक्ट्री को ये हक नहीं होना चाहिए, किसी किसान के नाम पर चल रही फैक्ट्री को भी ये हक नहीं होना चाहिए, किसी सरकार को ये हक नहीं होना चाहिए। अपने हक के लिए लड़िए, हो सके तो सवाल पूछिए जैसे कि यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। ऐसे टॉपिक बहुत कम उठते हैं और मैं गाड़ियों के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ, तो गाड़ियों का बाई प्रोडक्ट जो कि एक्चुअल में गाड़ियों में कंज्यूम हो रहा है, हाँ, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात हो पाती है। आपने बड़े मन से उठाए सवाल, और ख़ासतौर से वो सवाल जो सबसे कम लोग उठा रहे हैं। नई गाड़ी खरीदते समय तो लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन जब पुरानी हो जाती है तो उसको जाने देते हैं, बिल्कुल, या वो सहम गए हैं कि अब ज़्यादा सवाल उठाना सही नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।